Good afternoon, everybody. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. चलिए मैं आपको एक बार लास्ट क्लास वाला सेशन रिवाइज करवा रहा हूँ. Thereafter we will continue with the chemical properties of haloalkanes. आप सब लोगों को याद है कि प्रेजेंटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkanes जो हमने लास्ट क्लास में ही स्टार्ट करी थी. एंड इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू दैट alkyl halides are actually very highly reactive molecules. Haloalkanes या alkyl halides जो होते हैं वो इतने ज्यादा reactive molecules होते हैं that starting from these alkyl halides we can synthesize almost every other organic functional group, and hence these haloalkanes are also known as the synthetic tools in the hands of organic chemists. In haloalkanes को synthetic tools consider करा जाता है because starting from these haloalkanes we can synthesize almost every other desired organic compound. और इनकी इतनी ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट रिएक्शन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन अंडरगो करते हैं, तो हमने सेग्रीगेट कर दिया कि कौन कौन से रिएक्शन किस किस कैटेगरी में लाई करते हैं. हमें टोटल पता चला कि 4 कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस ये अंडरगो करते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन जो कैटेगरी है ना, जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसके अंदर, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो सबसे पहले तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही डिस्कस करेंगे, वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे. आफ्टर डिस्कसिंग दिस कैटेगरी 3 और कैटेगरीज में आपको करवाऊंगा: एलिमिनेशन रिएक्शंस, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स एंड रिडक्शन रिएक्शन. So in the previous class we started with the nucleophilic substitution reaction, and as the name suggests nucleophilic substitution reaction का मतलब होता है जब एक stronger nucleophile एक weaker nucleophile को substitute कर देता है. ठीक है, a nucleophile is a negatively charged species which tends to attack at the positive site. तो जब एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हट जाती है और बदले में दूसरी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज लग जाती है, तो इस तरह के नेगेटिव से नेगेटिव के रिप्लेसमेंट को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं. देखिए, मैंने आपको बिफोर आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट रिएक्शन, इससे पहले कि मैं पहला रिएक्शन स्टार्ट करवाता आपको, उस दिन मैंने आपको एक जनरल मैकेनिज्म करवाया था. आपको याद होगा Nu नेगेटिव ने R पे अटैक करा था, बदले में X नेगेटिव निकल गया था. तो मैंने आपको बताया था Nu नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और जो X नेगेटिव निकला था दैट इज अ गुड लीविंग ग्रुप. याद रखिएगा, दैट वाज जस्ट अ जनरल मैकेनिज्म, वो एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं था. एक्चुअल मैकेनिज्म तो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में. ये जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ना, इनके मैकेनिज्म्स हम पढ़ेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक जनरल प्रोसीजर था. एक शॉर्ट में आपको एक समराइजेशन बताई गई थी कि किस तरह से एक नेगेटिव आता है और बदले में दूसरा नेगेटिव निकलकर चला जाता है. सो बेस्ड अपॉन दैट मैंने आपको 4 रिएक्शंस ऑलरेडी करवा दिए थे. सबसे पहला रिएक्शन हम लोगों ने करा था सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसमें अगर आपको कभी भी अल्कोहल्स बनाने हैं तो आप किसी भी अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH या एक्वस NaOH से रिएक्ट करवा सकते हैं, एंड द OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ओवर द अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटिंग द हैलोजन. अल्कोहल्स बन जाएंगे. फिर दूसरा रिएक्शन मैंने आपको करवाया होगा सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, and if you remember this reaction, substitution by alkoxy group was a name reaction known as Williamson synthesis, and this is used as an industrial preparation of ethers. इस रिएक्शन को और भी ज्यादा डिटेल में हम अगले वाले चैप्टर में करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में. इस और भी देखो, यहाँ पे भी मैंने ऑलमोस्ट करवाया है सारा रिएक्शन, लेकिन इसकी और भी डिटेल्स हैं. विलियमसन सिंथेसिस की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, वो हम अल्कोहल, फिनॉल वाले ईथर में करेंगे. इसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड इज NaOR. देखिए, इस तरह का जो रिएजेंट होता है ना NaOR, इसे हम सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं. एंड इस सोडियम एल्कोक्साइड में दिस OR नेगेटिव एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये एल्काइल ग्रुप अटैक करके बदले में हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और आपको सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दोनों में से कोई सा भी ईथर मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या फॉर्मूला लिया. फिर तीसरा रिएक्शन मैंने आपको करवाया था सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सी ग्रुप. सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सी ग्रुप इज अ रिएक्शन टू प्रोड्यूस एस्टर्स. अगर हमें अल्काइल हैलाइड को एस्टर्स में कन्वर्ट करना है, RCOOR, तो हम अल्काइल हैलाइड्स को सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं. एसिड आपको पता है, एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH, और अगर हम यहां से ये H हटा के Ag लगा देते हैं तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड हो जाता है. और इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड में ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ये एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की तरह हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है. और लास्ट रिएक्शन जो हम लोगों ने उस दिन करा था, दैट वाज अगेन अ नेम रिएक्शन, हॉफमैन्स
मोनोलिसिस, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस बनाए थे along with the quaternary ammonium salt. That reaction was substitution by ammonia. इसमें हमने एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्ट करवाया था और मैंने आपको बताया था अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। देखो न्यूक्लियोफिलिक दो तरह की चीजें न्यूक्लियोफिलिक होती हैं, एक तो वो जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो तो न्यूक्लियोफाइल होता ही है, लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता लेकिन लोन पेयर होता है। सो अमोनिया इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है जो चार्ज नहीं है उस पर, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से वो अटैक कर सकता है। सो अमोनिया ने नाइट्रोजन के थ्रू अटैक कर दिया था, NH2 ग्रुप अटैक करता है, बदले में हैलोजन जो होता है वो H के साथ HX बना लेता है। इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक था, ये रिएक्शन रिपीटेटिव इन नेचर था। इस रिएक्शन में क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है, लेट मी आस्क समबडी, अंशिका, अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि किस चीज के एक्सेस में होने की वजह से ये रिएक्शन रिपीट होता था? एल्काइल हैलाइड के एक्सेस में होने की वजह से या अमोनिया के एक्सेस में होने की वजह से? एल्काइल हैलाइड के एक्सेस में होने की वजह से। बिल्कुल सही बताया आपने कि अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में होता था तो पहले स्टेप के बाद भी एल्काइल हैलाइड बचा रह जाता था और बनने वाला प्राइमरी अमीन फिर उस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी अमीन, देन टर्शियरी अमीन और लास्ट में एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता था। तो मैंने आपको यहां तक के 4 रिएक्शंस करवाए थे, मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो बताइए मुझे, अदरवाइज मैं आज का सेशन कंटिन्यू करता हूं। बताइए किसी को डाउट है? एनी डाउट? मैं फिर पूछ रहा हूं। नो सर। चलिए, सो हमने 4 रिएक्शंस कर लिए थे। लेट अस स्टार्ट विद द फिफ्थ रिएक्शन। टोटल हमें 9 रिएक्शंस करने हैं इस कैटेगरी के अंदर, 9 रिएक्शंस। आज की क्लास में मैं अगले 3-4 रिएक्शंस जो करवा रहा हूं ना, इनफैक्ट सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आज मैं जो भी फर्दर रिएक्शंस करवाऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली उन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फिफ्थ रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि हमारी वही मेन हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी के अंदर हम फिफ्थ रिएक्शन कर रहे हैं। Substitution by cyano group, CYANO, substitution by cyano group, substitution by cyano group। इसके अंदर एक स्टेटमेंट मेंशन करिए, when alkyl halides are treated with, when alkyl halides are treated with, alkyl halides are treated with either KCN or NaCN, KCN or NaCN, alkyl halides are treated with either KCN or NaCN, then alkane nitriles, alkane nitriles, तो विद आइदर के बाद क्या था? either KCN or NaCN, either KCN or NaCN, then alkane nitriles, nitriles लिखिएगा, nitrites मत लिख दीजिएगा, NITRILES, then alkane nitriles are obtained, then alkane nitriles are obtained. This is a step-up reaction. This is a step-up reaction. Step-up reaction. Do you all know the meaning of step-up reaction? याद है आप लोगों को? 11th में भी बताया था मैंने। Yes sir. Yes sir. Step-up reaction is the one which is used to ascend the chain length. ठीक है, जो चेन लेंथ को असेंड करने के काम आता है, मतलब कम कार्बन वाले रिएक्टेंट से ज्यादा कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाना। अगर हमारे पास 3 कार्बन वाला रिएक्टेंट है और हम प्रोडक्ट में 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो चेन लेंथ इंक्रीज करने वाले किसी भी रिएक्शन को स्टेप अप कहते हैं।
ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में करवाऊंगा। बट देखिए ध्यान से, अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को से CH3Br, if we treat this with KCN, अगर हम KCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं, याद रखिएगा K पे पॉजिटिव है, CN पे नेगेटिव है, सो दिस CN एज अ न्यूक्लियोफाइल अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू मिथाइल पे अटैक करके Br को निकाल देगा और ये बन जाएगा CH3Cn। इसके अंदर बॉन्डिंग ऐसे होती है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप देखिए ऑन द रिएक्टेंट साइड जो हमने रिएक्टेंट लिया था उसका नाम था ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन मिथ आ रहा था, वर्ड रूट वाज मिथ, ब्रोमोमीथेन। लेकिन इसका नाम क्या होगा आशी? सर मीथेन। बोलो आशी, क्या बोला आपने? डाउट है? यस सर। कितने कार्बन की चेन देख रही है? सर 2 कार्बन की। तो ट्राई कीजिए। इथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल के इथेन नाइट्राइल, ओके सर। इथेन नाइट्राइल, इनके लिए सफिक्स नाइट्राइल लगती है। मैंने नॉमेनक्लेचर में करवाए थे ना आपको, नाइट्राइल, ठीक है, तो इनके लिए नाइट्राइल लगती है और 2 कार्बन है तो इथेन नाइट्राइल। तो देखिए आपने वर्ड रूट मेथ लिया था लेकिन आपको वर्ड रूट एथ मिल रहा है, सो दैट मींस दिस इज अ स्टेप अप रिएक्शन। सो बताइए सब लोगों को ये रिएक्शन क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन बाय साइन ऑफ ग्रुप। Yes, sir. Yes, sir. The same reaction can also be carried out using NaCN, KCN या NaCN कुछ भी ले सकते हो। तो ये नोट करिए जल्दी से, फिर मैं एक और रिएक्शन ऐसा ही करवाऊंगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको। सर आपने KCN बोला? KCN पोटेशियम साइनाइड और NaCN। ओके सर। एंड सर साइड प्रोडक्ट इसमें KBr और NaBr। हाँ, साइड प्रोडक्ट इज KBr, इस केस में KBr, अगर आप NaCN लोगे तो NaBr। NaBr, ओके सर। नेक्स्ट रिएक्शन की हेडिंग डालिए सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप। बोलूं मैं? आपने हेडिंग डाली? Yes. एक मिनट। सर एक मिनट। कर लीजिए। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप के अंदर एक स्टेटमेंट मेंशन कर लीजिए। when alkyl halides are treated with silver cyanide, यानी कि AgCN, silver cyanide is AgCN. When alkyl halides are treated with silver cyanide, then isonitriles are obtained. Isonitriles are obtained. सबने लिखा? Yes, sir. देखिए ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपका कोई डाउट होगा तो मैं उसे कंसिडर करूंगा। पहले आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हमने CH3Br को KCN या NaCN से रिएक्ट करवाया था, आप NaCN भी ले सकते, लेकिन यहाँ पे हम CH3Br या किसी भी अल्काइल हैलाइड को AgCN से रिएक्ट करवाए। ठीक है, देखो देखने में आपको दोनों एक जैसे ही लग रहे होंगे, KCN या AgCN,
दे बोथ सीम्स टू बी सेम, दोनों में बस मेटल अलग है, यहाँ पे मेटल पोटेशियम है, यहाँ पे मेटल सिल्वर है, लेकिन जो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ये यहाँ पे भी CN है और यहाँ पे भी CN है, दोनों जगह ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट देखने में एक जैसा है CN, बट स्टिल देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द रिएक्शन। इस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और मैं रीजन बताऊंगा अभी कि नाइट्रोजन ने क्यों अटैक करा। यहाँ पे तो कार्बन ने अटैक करा था, लेकिन यहाँ कार्बन अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा कार्बन पे और ये Br निकल जाएगा। और जब नाइट्रोजन विल अटैक ओवर दिस मिथाइल तो आपको मिलेगा CH3NC। आपकी बात CH3CN नहीं मिलेगा, CH3NC मिलेगा। मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, CH3NC प्लस AgBr। 2 मिनट वेट करो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, सारा रीजन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। मीथेन आइसोनाइट्राइल। मीथेन आइसोनाइट्राइल, बिल्कुल सही बताया आपने निखिल। और मैं आपको बता दूं कि दिस इज नॉट अ स्टेप अप रिएक्शन, ये स्टेप अप नहीं है, ये स्टेप अप था। यहाँ पे 2 कार्बन की चेन लेंथ बन गई थी, बट यहाँ पे तो अभी भी एक ही कार्बन की चेन लेंथ है क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्शन, ठीक है। सो दिस इज मीथेन आइसोनाइट्राइल। सब लोग ये वाला रिएक्शन नोट करो। मीथेन आइसोनाइट्राइल। Noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखिए, now this is a very important question। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KCN एंड AgCN। डिफरेंस क्या है, ये प्रोडक्ट अलग अलग क्यों मिल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब हम KCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें साइनाइड मिलता है, कार्बन के थ्रू अटैक होता है, और जब हम AgCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड मिलता है, नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होता है। यहाँ पे कार्बन के थ्रू अटैक क्यों नहीं हुआ, या यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के थ्रू क्यों नहीं अटैक कर दिया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KGCN एंड AgCN, वो हमें पता लगाना है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, जस्ट राइट अ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही लिखवा रहा हूँ। लिखिए, दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखिएगा, एल्काइल हैलाइड्स react with KCN to form cyanides. Alkyl halides react with KCN to form cyanides. React with KCN to form cyanides, but with AgCN, सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूं, alkyl halides react with KCN, alkyl halides react with KCN to form cyanides, alkyl halides react with KCN to form cyanides, but with AgCN they form isocyanides. But with AgCN they form isocyanides. With AgCN they form isocyanides. Why? With AgCN they form isocyanides. Why? लिखा आप लोगों ने? Yes. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनन्या, आपने मेरे से बहुत पहले एक डाउट पूछा था, अनन्या शर्मा। मैंने वो जान के नहीं बताया था, ऐसा नहीं था कि मैं भूल गया था, बट आई वाज वेटिंग फॉर दिस टॉपिक टू कम। बहुत पहले आपने एक डाउट पूछा था, आप खुद ही भूल गए होंगे, आज मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि दोनों देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, KCN और AgCN, बस मेटल का डिफरेंस है, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे सिल्वर है, लेकिन जो आगे का पार्ट है, द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट CN, वो तो दोनों जगह सेम है। तो फिर डिफरेंस में अलग अलग प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं? देखिए, the major difference between KCN and AgCN is that कि KCN एक आयनिक कंपाउंड है,
KCN is an ionic compound and you know कि every ionic compound has a tendency to dissociate. हर ionic compound अपने respective ions में dissociate हो सकता है. तो KCN during this reaction, KCN being ionic in nature dissociate हो जाता है to give K positive plus CN negative. देखो मैं ये आपको याद रखना है, सब जस्ट रिमेंबर इट कि KCN में ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, क्योंकि कार्बन के साथ पोटेशियम बॉन्ड बना है. ठीक है, सो आप देखिए जब KCN डिसोसिएट होता है तो K पे पॉजिटिव और CN पे नेगेटिव आता है. अब इस केस में याद रखिएगा C पे नेगेटिव है बट नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है. कार्बन हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन कंटेन अ लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन रिच तो दोनों ही है. कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक है. नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि उस पर लोन पेयर है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक है. आपको पता है ना न्यूक्लियोफाइल दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होती है, ऊपर से ऐसी चीजें भी तो न्यूक्लियोफाइल होती हैं जिन पे लोन पेयर है. Yes. तो आप देखिए कार्बन भी न्यूक्लियोफिलिक है और नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक है. अब जब दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक है तो फिर ये जो R पॉजिटिव है, ये RX में ये जो R पॉजिटिव है पार्शियल पॉजिटिव, इस पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर दोनों में से कोई भी अटैक कर सकता था. कार्बन भी अटैक कर सकता था अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता था अपने लोन पेयर के थ्रू. ठीक है, अटैक तो दोनों ही कर सकते थे. तो फिर कार्बन ने ही क्यों अटैक करा, नाइट्रोजन ने क्यों नहीं करा? अटैक यहाँ पे कार्बन के थ्रू हो रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू नहीं हो रहा. तो ये याद रखिएगा, अवेलेबल तो दोनों थे, कार्बन भी अवेलेबल था अपने नेगेटिव चार्ज के साथ, नाइट्रोजन भी अवेलेबल था अपने लोन पेयर के साथ, लेकिन अटैक की प्रेफरेंस उसी को मिलती है जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है. ये बात याद रखिएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड, इसलिए नाइट्रोजन ने अटैक नहीं करा, कार्बन ने प्रेफरेबली अटैक करा. ठीक है, एक बार फिर से सुनिए. KCN is an ionic compound that dissociates to produce KCN is an ionic compound that dissociates to produce CN negative, और उस CN negative में both carbon and nitrogen are electron rich. कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और दोनों ही अटैक कर सकते थे. देखो इस चीज को क्या बोलते हैं अनन्या, आपका डाउट क्या था? इस चीज को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनमें दो इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स होती हैं, दो इलेक्ट्रॉन रिच एटम होती हैं. कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है. सो दे कंटेन टू इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स बट ओनली वन ऑफ देम विल अटैक एट अ टाइम. ठीक है, अगर कार्बन अटैक करेगा तो फिर नाइट्रोजन नहीं करेगा, और अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो कार्बन नहीं करेगा. ठीक है, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, आपको देखो न्यूक्लियोफाइल तो मालूम है क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें दो दो इलेक्ट्रॉन रिच एटम होते हैं, जैसे CN में कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है. सो इट कंटेन टू इलेक्ट्रॉन रिच एटम बट ओनली वन ऑफ देम विल अटैक एट अ टाइम. कार्बन अटैक करेगा तो साइनाइड बन जाएंगे, नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बन जाएंगे. तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ रहे हैं सब लोग? यस Yes, sir. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे कार्बन ने क्यों अटैक करा, नाइट्रोजन ने क्यों नहीं करा? क्योंकि कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता है, नाइट्रोजन का वीक बॉन्ड बनता है. लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना कि KCN के साथ साइनाइड बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट दिखा रहा हूं मैं आपको. थोड़ा बहुत माइनर प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड भी बनेगा क्योंकि थोड़ा बहुत अटैक नाइट्रोजन के थ्रू भी हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल नाइट्रोजन इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल. लेकिन नाइट्रोजन कम अटैक करेगा क्योंकि वो बॉन्ड बहुत वीक बनाता है, कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन मेजरली अटैक करेगा. तो हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही दिखा रहे हैं, मेजरली साइनाइड्स ही मिलेंगे, आइसोसाइनाइड बहुत बहुत ही कम मिलते हैं, मतलब मुश्किल से 5 to 10% आइसोसाइनाइड्स मिलेंगे, 90 to 95% साइनाइड्स ही मिलते हैं. ठीक है, तो पहले सब लोग से एक बार फिर पूछ रहा हूं कि KCN में कार्बन ने ही क्यों अटैक करा, नाइट्रोजन ने क्यों नहीं करा? ये बात समझ में आई? Yes, sir. एवरीबॉडी? यस सर. Yes, sir. मैं लिखवाऊंगा इसे. अब आप आ जाइए AgCN पे. देखो AgCN के साथ जब हमने ये रिएक्शन करा ना, अगेन ये अल्काइल हैलाइड है और ये AgCN है. AgCN में याद रखिएगा, AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है. ऑल्दो सिल्वर इज अ मेटल, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लेते हैं. तो AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है.
और अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो यहाँ पे सिल्वर और कार्बन के बीच में शेयरिंग हो रही है, ठीक है, सिल्वर और कार्बन के बीच में शेयरिंग हो रही है, एंड बीइंग कोवेलेंट ये बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होता ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये बॉन्ड डिसोसिएट ही नहीं होता। एंड जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब तक ये डिसोसिएट नहीं होगा, जब तक यहां से ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तब तक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, कार्बन पे यहाँ पे कोई नेगेटिव अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ नाइट्रोजन का लोन पेयर ही अवेलेबल है। यहाँ पे कार्बन इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक। जब AgCN में कार्बन और सिल्वर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन इज नॉट अवेलेबल एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यहाँ पे ओनली नाइट्रोजन इज अवेलेबल एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे अटैक करेगा। और ध्यान से सुनिए, जब नाइट्रोजन इस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा तो बॉन्ड बनने से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। आपको पता है जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो नाइट्रोजन का जब इस अल्काइल ग्रुप से बॉन्ड बनेगा तो एक एनर्जी रिलीज होगी, उस रिलीज एनर्जी से बाद में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, बाद में Ag और सिल्वर के बीच का बॉन्ड, Ag और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और अल्टीमेटली ये बन जाएगा RNC। NC में बॉन्डिंग ऐसे होती है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। सो एक बार फिर से सुनिए, AgCN is a covalent compound in which carbon is covalently bonded to silver and carbon is not available as a nucleophile। कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन पे ही अपना लोन पेयर अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे कोई दो ऑप्शंस है ही नहीं, यहाँ पे तो नाइट्रोजन ही अवेलेबल है एज एन ऑप्शन टू अटैक, इसलिए नाइट्रोजन अटैक करेगा और आइसोसाइनाइड्स मिलेंगे। सो बताइए KCl के साथ साइनाइड क्यों मिल रही है और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड क्यों मिल रही है, क्या ये बात आपको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो आप देखिए इसके आंसर में आपने जो क्वेश्चन लिख रखा है ना, उस क्वेश्चन के नीचे पहले तो KCN का डिसोसिएशन ऐसे दिखाइए, KCN वाली इक्वेशन लिखिए, सिर्फ KCN वाली इक्वेशन लिखनी है, AgCN वाली नहीं लिखनी। रिटर्न Yes, sir. CN के नीचे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स भी मेंशन कर लीजिएगा, CN इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और इसमें लिखिए, ओके, लिखिए इसमें KCN is an ionic compound, KCN is an ionic compound, KCN is an ionic compound that dissociates to produce CN negative, that dissociates to produce CN negative dissociates to produce CN negative, in which both carbon and nitrogen are nucleophilic in nature. Both carbon and nitrogen are nucleophilic in nature, but still the attack takes place, through carbon only, since the carbon-carbon bond is more stronger, carbon-carbon bond is more stronger than carbon-nitrogen bond. Carbon-carbon bond is more stronger than carbon-nitrogen bond. Carbon-carbon bond is more stronger than carbon-nitrogen bond.
नेक्स्ट लाइन में लिखिए however AgCN is a covalent compound. AgCN is a covalent compound in which AgCN is a covalent compound in which carbon is covalently bonded to silver. Carbon is covalently bonded to silver and is not available as a nucleophile. And is not available as a nucleophile. However, नहीं however मत लिखिए, but nitrogen contains a lone pair. But nitrogen contains a lone pair therefore it makes a nucleophilic attack. Therefore it makes a nucleophilic attack. It makes a nucleophilic attack resulting in the formation of isocyanides. Resulting in the formation of, के बाद क्या था? therefore it makes a nucleophilic attack. It makes a nucleophilic attack resulting in the formation of isocyanides. Resulting in the formation of isocyanides. Is it clear? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है. आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा और ऐसा और भी कंपैरेटिव क्वेश्चंस ऐसे और भी आएंगे इस चैप्टर में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. हमारी हो गई 6 केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई ना. हमारी 7th केमिकल प्रॉपर्टी. Seventh chemical property is substitution by nitrite group. Substitution by nitrite group. यहां पे भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन पहले 2 रिएक्शंस देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक और क्वेश्चन. सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप में लिखिए when alkyl halides are treated with NaNO2 और KNO2, NaNO2 और KNO2, NaNO2 और KNO2, then alkane nitrites are obtained. Alkane nitrites are obtained. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. देखो KNO2 इज एन आयनिक कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर मैं ओपन कर दिखा रहा हूं. ध्यान से देखो, KNO2 में K पे पॉजिटिव और O एंड डबल बॉन्ड O, इस O पे 6 इलेक्ट्रॉन्स विद अ नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, KNO2 में ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. ऑक्सीजन पे आपको पता है, ऑक्सीजन के पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, इफ ऑक्सीजन कंटेन्स अ नेगेटिव चार्ज इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स. मालूम है ये बात या नहीं यार? मैं पहले आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर किसी को नहीं मालूम कि नेगेटिव वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आए. या मालूम है? मालूम है सर. सर मालूम है. नेगेटिव
वाले ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा देखो ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। बताओ ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 6, ठीक है। अब इन 6 में से 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। अगर ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर ले और एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर ले, तो इसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन बचेंगे और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। एक उसने इधर से शेयर कर लिया, एक इधर से किसी के साथ शेयर कर लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री बचे, ठीक है। जैसे सपोज करो ये वाटर, इसमें ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, मान लीजिए H+ निकलकर चला जाए और ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ही रह जाए, तो अगर H+ निकलकर चला जाता है और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे रह जाते हैं, तो ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Yes. ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पे 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब आप देखिए ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इवन दिस इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है। जब दो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं तो दोनों में से कोई भी अटैक कर सकती है, ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है इसके R पॉजिटिव पे, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? देखो यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्गर बन रहा है, यहाँ पे आप देखिए विच इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, जो भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो। आप नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है विद 6 इलेक्ट्रॉन्स। So because oxygen contain more number of electron pair and moreover it has a negative charge, so therefore ऑक्सीजन एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन को अटैक की प्रेफरेंस मिलेगी। और ऑक्सीजन को जब अटैक की प्रेफरेंस मिलेगी तो आपको मिलेगा RON डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, नाइट्राइट ग्रुप में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस थी और नाइट्रोजन के पास तो सिर्फ लोन पेयर था, लेकिन ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होने की वजह से नेगेटिव चार्ज भी था। तो लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, लोन पेयर भी है नेगेटिव चार्ज भी है, that makes oxygen a stronger nucleophile than nitrogen. ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेफरेबली अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक नहीं करेगा और आपको नाइट्राइट मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इसी में दे देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे होता CH3 है, CH3Cl, ठीक है। अगर इसे ये रिएक्टेंट हमारा CH3Cl होता तो हमारा प्रोडक्ट बनता CH3ONO और आप इसे बोलते हैं मीथेन नाइट्राइट। इस ग्रुप को ना नाइट्राइट बोलते हैं। लेकिन ऐसा ही एक और रिएक्शन देखिए, अभी कुछ मत लिखिएगा, बोर्ड पे देखिए एक और रिएक्शन, अभी कुछ नहीं लिखना। इसके बाद जो मैं 8th रिएक्शन करवाऊंगा ना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, ये है नाइट्रो ग्रुप। अब इस केस में हम इसी CH3Cl को इंस्टेड ऑफ KNO2 AgNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। AgNO2 इज अगेन अ कोवेलेंट कंपाउंड। AgNO2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, AgO डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन 2 लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है। तो ये याद रखिएगा, AgNO2 आपकी बार एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ऑक्सीजन कोवेलेंटली बॉन्ड बना रहा है, शेयर कर रहा है सिल्वर के साथ, इसलिए आपकी बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं, ठीक है। आपकी बार नाउ देयर इज नो नेगेटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अब जब दोनों के पास लोन पेयर है तो अगेन दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, दोनों में से कोई भी अटैक कर सकता है, लेकिन अब की बार नाइट्रोजन अटैक करेगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा। क्या आप में से किसी को जरा सा भी आइडिया है कि अब की बार ऑक्सीजन क्यों नहीं करेगा, अब नाइट्रोजन क्यों करेगा? सर ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट हाँ है, बोलो। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। हाँ, तो नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है और नाइट्रोजन पे भी कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। ऑक्टेट तो दोनों का कंप्लीट है और दोनों भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। जब नेगेटिव चार्ज नहीं होता ना, दोनों पे लोन पेयर ही लोन पेयर होते हैं,
तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि विच इज अ बेटर लोन पेयर डोनर, ज्यादा अच्छा डोनर कौन है, जो ज्यादा अच्छा डोनर होगा वही अपना लोन पेयर पहले देगा। अब कौन अच्छा डोनर है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। आपको क्या लगता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपना लोन पेयर दे देगा, या जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपना लोन पेयर दे देगा? जो कम सर जो होगा। कम सर जो होगा। कम होगा। जो कम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो वो होता है ना जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है, ठीक है, और हमें देने की बात कर रहे हैं, हम देने की बात कर रहे हैं, तो जो रिलेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पहले देगा ना। तो देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देयरफॉर नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर। अब की बार यहां पे नाइट्रोजन प्रेफरेबली अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकालेगा, और अगर नाइट्रोजन ने अटैक करा ना तो आप देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब ये बनेगा CH3N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इसे बोलेंगे नाइट्रोमीथेन। दिख रहे हैं आप व्हाट इज द डिफरेंस? रिएक्टेंट में दोनों नाइट्राइट थे, ये भी नाइट्राइट था, पोटेशियम नाइट्राइट, ये भी नाइट्राइट था, सिल्वर नाइट्राइट, लेकिन जब इस नाइट्राइट ने अटैक करा तो वो फिर वहां पे नाइट्राइट नहीं रहा, वहां वो नाइट्रो बन गया। ठीक है, नाइट्राइट एंड नाइट्रो में डिफरेंस इतना ही होता है कि नाइट्राइट में ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है और नाइट्रो में नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है। सर आपको ये बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन है? हाँ श्रेया बोलो। सर एक और बार बता दीजिए, नाइट्रोजन ने की रिप्लेस किया ऑक्सीजन की जगह। देखो मैं आपको दोनों का केस बताता हूं। ऊपर वाला केस देखो पहले। ऊपर वाले केस में नाइट्रोजन पे सिर्फ लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन पे लोन पेयर के साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी है। द कलेक्शन ऑफ बोथ नेगेटिव चार्ज एज वेल एज लोन पेयर मेक्स ऑक्सीजन अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल बन जाता है क्योंकि उस पे लोन पेयर के साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी है। लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज वो किसी भी चीज को बहुत स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे प्रेफरेबली अटैक करा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल था, इसे अपना चार्ज खत्म करना था। एवरीथिंग टेंड्स टू बिकम न्यूट्रल, तो ऑक्सीजन चाहता है कि वो न्यूट्रल बन जाए। नाइट्रोजन तो पहले भी न्यूट्रल है, ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल बनाना चाहता है, इसलिए ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी दोनों न्यूट्रल है, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, नाइट्रोजन भी न्यूट्रल है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब जब दोनों ही न्यूट्रल हैं तो दोनों में से कौन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा? वो जिसमें लोन पेयर डोनेट करने की ज्यादा बेटर टेंडेंसी होगी। ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इट हैज अ वेरी गुड टेंडेंसी टू attract the electron toward itself, but nitrogen is relatively a better donor। relatively, although nitrogen भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रिलेटिवली इजीली दे देगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा, इसके पॉजिटिव को देखकर। बताइए, आपको अच्छी तरह नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये स्पेशली ये जो नाइट्रो वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे इतने डिटेल में। एक आध लाइन लिखी हुई होगी, कोई रिएक्शन भी नहीं नजर आएगा। ये सब आपका कॉम्पिटिटिव पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए, आपको क्लियर है? मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? सर क्लियर है। एक्सप्लेन कर दो। निखिल दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? यस सर। निखिल पहले मुझे बताओ, इस ये वाला क्लियर है या दोनों एक्सप्लेन कर दूं? क्या डाउट फेस कर रहे हो आप? सर बस नाइट्रो वाला क्लियर नहीं है सर, नाइट्राइल वाला तो क्लियर है। देखो इस केस में आप ये तो समझ गए कि यहाँ पे ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है सिल्वर के साथ। यस सर। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव चार्ज तो नहीं, लेकिन ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, दोनों पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज किसी पे नहीं है। अब जब दोनों पे ही लोन पेयर है तो अपने लोन पेयर के थ्रू भी कोई भी अटैक कर सकता था। इसके पार्शियल पॉजिटिव को देखकर ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता था, नाइट्रोजन भी कर सकता था। हम कैसे डिसाइड करें कि कौन करेगा? तो आपकी बार वो अपने लोन पेयर के थ्रू पहले अटैक करेगा जिसमें लोन पेयर डोनेट करने की ज्यादा बेटर टेंडेंसी होगी, विच इज अ बेटर लोन पेयर डोनर। और लोन पेयर डोनर वो होते हैं, एक बेटर लोन पेयर डोनर वो होते हैं जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। निखिल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? सर जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, which have a tendency to attract the electron pair toward itself. So because oxygen is more electronegative, it holds its electron, it holds back its electrons. वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत आराम से दूसरे को देता नहीं है क्योंकि उसमें उसका न्यूक्लियस खुद ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। लेकिन नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है।
तो नाइट्रोजन बीइंग रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ बेटर डोनर. सो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करता है, ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन डोनेट कर देता है. और जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो कार्बन कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ बनेगा, और अगर कार्बन कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ बना तो वो नाइट्रो एल्केन्स. कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बने तो वो नाइट्राइट्स हैं. ठीक है, बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ओके यस सर. यस सर. आप सबसे पहले आप ऊपर वाला रिएक्शन नोट करिए. ये सर रिएक्शन ऐसे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन नाइट्राइट होगा ना? कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नाइट्राइट है, मैंने लिखा हुआ है नाइट्राइट, और कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नाइट्रो है. ओके ठीक है, ये आप चलो आप ऐसे ही लिख लो. आपको समझ में आ रहा है ये जो मैंने लिखा हुआ है, या मैं दोबारा से लिखूं इसे? नहीं सर, सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है. ठीक है, नोट करिए इसे. तो दोनों नोट करें या पहले ऊपर वाले? आप दोनों नोट कर लो, मैं इसके नीचे कलेक्टिव थ्योरी लिखवा दूंगा. दोनों नोट कर लीजिए. ये रिएक्शन नंबर 7 है. रिएक्शन नंबर 8 ऐसे ही लिख लो, इसकी कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, मैं दोनों की थ्योरी एक साथ नीचे लिखवा दूंगा. बस नोट कर लें तो मुझे बता दीजिएगा. सर नोटेड. ओके, सबने नोट कर लिया? नो सर. तो दो सर 2 मिनट. हो गया. सर हो गया. चलिए लिख लीजिए एक स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में. alkyl halides react with KNO2. Alkyl halides react with KNO2 to form nitrites. Since KNO2 is an ionic compound, सर एक बार रिपीट कर दीजिए. कहां से रिपीट करूं? शुरू से. आपने लिखना ही नहीं शुरू करा अभी. देखिए एक बार फिर से सुनिए. alkyl halides react with KNO2. Alkyl halides react with KNO2 to produce nitrites. Alkyl halide react with KNO2 to produce nitrites. Since KNO2 is an ionic compound, KNO2 is an ionic compound in which both oxygen and nitrogen are electron rich. Both oxygen and nitrogen are electron rich, but oxygen acts as a stronger nucleophile
but oxygen act as a stronger nucleophile. Oxygen act as a stronger nucleophile due to the presence of negative charge over it. Due to the presence of negative charge over it. Presence of negative charge over it. However, alkyl halides react with AgNO2. Alkyl halides react with AgNO2. Alkyl halides react with AgNO2 to produce nitroalkanes. Since AgNO2 is a covalent compound, AgNO2 is a covalent compound in which both oxygen and nitrogen contain lone pairs. Both oxygen and nitrogen contains lone pair. But the attack takes place through nitrogen. As it acts as a better donor. Due to its less electronegativity. It acts as a better donor due to its less electronegativity. बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? सर सर आ गया। अब मैं आपको जो 9th रिएक्शन करवा रहा हूं वो हमारा इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का लास्ट रिएक्शन है। उसके बाद फिर हम अगली कैटेगरी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्पेशली कन्वर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कन्वर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो। सब्स्टिट्यूशन बाय alkynide group. Substitution by alkynide group. This is reaction number 9. अब सबसे पहले तो आप में से काफी लोगों को नहीं मालूम होगा, आइडिया नहीं होगा कि alkynide ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज दिस alkynide? ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप एक थ्योरी लिखिए, एक स्टेटमेंट मेंशन करिए इसमें। When alkyl halides are treated with when alkyl halides are treated with sodium alkynide, when alkyl halides are treated with sodium alkynide, then higher alkynes are obtained. Higher alkynes are obtained. देखो दो स्टेप्स में बताऊंगा मैं आपको ये रिएक्शन, पहले ध्यान से देखिएगा बोलते। पहले मैं आपको एल्काइनाइड का मतलब समझाता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एल्काइनाइड। सब लोग बताइए ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस?
Sir, इथाइन। इथाइन, दिस इज इथाइन, ठीक है। अगर हम इथाइन को सोडियम से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या किसी को आइडिया है कि क्या होगा? 11th में भी पढ़ा होगा आपने ये रिएक्शन, यस सर। क्या होगा? सर सोडियम इथेनाइड और सर H2 निकलेगी सर। सोडियम being more reactive than hydrogen will displace one of the hydrogen. सोडियम क्या करेगा? इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA नेगेटिव और Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2 गैस, ठीक है। एल्काइंस जो होती है ना, एल्काइन का जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे लगा जो हाइड्रोजन होता है दैट इज समवॉट एसिडिक इन नेचर। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक होता है। और कोई से भी जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, टर्मिनल मतलब जो कॉर्नर पे डबल बॉन्ड, जिनका ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे आता है, तो टर्मिनल एल्काइंस पे जो हाइड्रोजन होता है, कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट लाइक सोडियम या पोटेशियम उस हाइड्रोजन को आराम से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये तो था भी इथाइन, लेकिन जब इथाइन के कार्बन पे नेगेटिव आ जाता है तो ये बन जाता है इथाइनाइड। इस पूरे रिएजेंट को बोलेंगे सोडियम इथाइनाइड, सोडियम इथाइनाइड। अभी मैंने रिएक्शन नहीं बताया, रिएक्शन तो मैं अब बताऊंगा, ये तो मैंने आपको रिएजेंट तैयार करवाया। अब इस सोडियम इथाइनाइड को हम किसी अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करवाएंगे। देखिए लेट अस टेक दिस अल्काइल हैलाइड CH3Br, CH3Br ले लेते हैं और इसे इस रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। इसमें C पे नेगेटिव है, Na पे पॉजिटिव है। एंड यू नो कि अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडरगो करते हैं। तो ये जो पूरा है ना इथाइनाइड ग्रुप, इथाइनाइड ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये पूरा का पूरा इथाइनाइड अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहां पे अटैक करके Br को निकाल दे। एंड अगर ये पूरा का पूरा इथाइनाइड अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहां पे अटैक करेगा तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड, यहां से स्टार्ट करते हुए देख लीजिए क्या बनेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड C और C ने अटैक कर दिया इस CH3 पे प्लस NaBr। तो आपको क्या मिल गया? इसका नाम क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट बना, नहीं मालूम। और आपने स्टार्ट कहां से करा था? इथाइन से। तो यूजिंग दिस रिएक्शन वी कैन कन्वर्ट द स्मॉलर एल्काइंस टू बिगर एल्काइंस। ये भी एक स्टेप अप रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइड ग्रुप में यही होता है कि जब भी हम अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम अल्काइनाइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो अल्काइनाइड ग्रुप है ये पूरा का पूरा एज अ न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करके हायर एल्काइन बनाते हैं। बताओ कोई डाउट है इससे रिलेटेड? सर फर्स्ट वाला जो आपने रिएक्शन लिखा वो इसका मैकेनिज्म होगा फिर? फर्स्ट वाला रिएक्शन किसका मैकेनिज्म? सर फर्स्ट वाला रिएक्शन जो है उसको फिर लिखना पड़ेगा? हाँ, ये दोनों ही लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट वाले रिएक्शन में तो मैंने आपको एल्काइनाइड का मतलब बताया, लिखना क्या पड़ेगा वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या जाता है, आपको किस टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सोडियम एल्काइनाइड बनाएंगे कैसे, तो आप पहले बनाकर भी दिखाइए। अगर आपसे सिंपली बोला जाता है कि सोडियम एल्काइनाइड का रिएक्शन किसी अल्काइल हैलाइड पे करिए, तो बस ये वाला दिखाइए। ये तो मैंने आपको समझाया है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करिएगा कि दोनों देने हैं या एक देना है। पहले मैंने आपको रिएजेंट बनवाया है, जैसे हर केस में हमने KCN से रिएक्ट करवा दिया या कोई भी बना बनाया रिएजेंट लिया। यहाँ पे हमने पहले तो रिएजेंट बनाया है, ये हमारा रिएजेंट है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले मैंने न्यूक्लियोफाइल बनाया और फिर उस न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करना। किसी को कोई डाउट है बताइए? नो सर। सबको क्लियर है? एवरीबॉडी? यस सर। यस। अन्वेषा, आयुष, भूमि, हार्दिक, हर्षिता, जतिन, सबको क्लियर है? गौरांग? यस सर। चलिए, तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं वी विल रिटर्न बैक टू दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 9 रिएक्शंस करवाए हैं, इनके मैकेनिज्म्स नहीं करवाए। पहले मैं आपको चारों कैटेगरीज करवा दूं, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। जब चारों कैटेगरी कर लेंगे ना तो हम वापस इस पे आएंगे और इसके डिटेल्ड मैकेनिज्म जिन्हें हम SN1 और SN2 के नाम से जानते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो आज आप लोग इतना कर लीजिए। और मैं आपको याद दिला दूं कि संडे का हमारा जो शेड्यूल था
2 घंटे की क्लास है एज यूजुअल 6 से 8। और मैंने आपको बताया था कि हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और जो एक छोटा सा सॉल्यूशंस का टॉपिक छूटा हुआ है वो भी कवर करेंगे, और शाम को किसी टाइम आपका टेस्ट भी होगा सॉल्यूशंस का। सो आप रेडी है ना शेड्यूल के लिए? यस सर। सॉल्यूशन का असाइनमेंट कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं करा है। चलिए इतना कर लीजिए, मैं लॉग आउट करता हूँ। गुड डे सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। Thank you, sir.